हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंपटीशन बेल। जैसा कि बहुत लोगों का सपना होता है अब्रॉड से पीएचडी करने का। और आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर किसी के पास नेट जेआरएफ और गेट और भी कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर उसने ना भी क्वालिफाई किए हों या उनके पास ये एग्जाम ना हो, तो वो अब्रॉड में एडमिशन कैसे ले सकता है। तो आज ये सब जानकारी देने के लिए आज हमारे चैनल पर हैं मिस्टर नीरज सोनी सर, जो कि इजराइल से पीएचडी कर रहे हैं। वो आज हमें सारी जानकारी देंगे कि कैसे हम वहाँ पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ की लाइफ कैसे है, कैसे क्या क्या वहाँ पे हम लोगों को करना होगा। सारी जानकारी आज हमें नीरज सर देंगे। सो वेलकम नीरज सर। Hi to all the viewers of this channel. So yeah, प्लीज I'm प्लीज नीरज सर, काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। myself Neeraj Soni, and I'm doing my PhD from Technion Israel Institute of Technology, and I'm doing my PhD from Nanoscience and Nanotechnology department here in Technion. Yes, ओके सर, हम that's मेरा pretty क्वेश्चन much. आपसे ये है कि हम इजराइल में पीएचडी के लिए एडमिशन कैसे कैसे ले सकते हैं और कौन कौन से एग्जाम से हम वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। अगर हमारे पास कोई नेट जेआरएफ और गेट जैसे एग्जाम ना हो तो भी अगर हम एडमिशन लें तो कैसे ले सकते हैं। तो बेसिकली मेरे हिसाब से नेट जेआरएफ की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर तुम्हें कहीं भी अब्रॉड में एडमिशन लेना है, लेकिन तुम्हें कुछ एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं जो तुम्हारी इंग्लिश प्रोफेंसी को सर्टिफाई करें कि तुम इंग्लिश में फ्लुएंट हो, या कई जगह तुम्हें सब्जेक्टिव एग्ज़ाम भी देने पड़ते हैं। बट फॉर इज़राइल you need to appear in GRE, but not like for every universities। तुम्हें सबसे पहले अपने प्रोफेसर को कांटेक्ट करना पड़ेगा, जो भी तुम्हें प्रोफेसर ऑफ इंटरेस्ट मिलता है उसको कांटेक्ट करना पड़ेगा। अगर वो तुम्हें लेने के इच्छुक हैं, कि अगर वो तुम्हें दिखाते हैं कि उनका इंटरेस्ट है तुम्हें लेने में, तो वो तुम्हें तुम्हारा एप्लीकेशन जो है वो डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड करेंगे। तो उसके हिसाब से यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज लोग एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बोलता है कि तुम्हें इंग्लिश में एग्जाम, ये इंग्लिश के लिए जीआरई देना है या नहीं देना। तो मेरे हिसाब से जीआरई ही है जो कई बार रिक्वायरमेंट होता है और कई बार नहीं। दैट्स ऑल। जी। जैसे कि आपने प्रोफेसर्स की बात करी कि आपके इंस्टीट्यूट में बोलेंगे, उसमें रिकमेंडेशन और सीजीपीए का भी क्या रोल होता है एडमिशन में। सो मेरे हिसाब से रिकमेंडेशन जो है वो सबसे ऊपर है, उसके बाद तुम्हारी जीपीए आती है। तो रिकमेंडेशन जो भी तुम्हारा प्रोफेसर तुम्हें दे रहा है, अगर वो आईआईटीज में प्रोफेसर है और किसी रेप्यूटेड इंडियन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, जैसे आईसर में प्रोफेसर हो सकते हैं वो, तो उसकी रिकमेंडेशन की बहुत वैल्यू होती है। और जो तुम्हें प्रोफेसर लेने वाला होता है वो तुम्हारी जीपीए के साथ साथ तुम किस प्रोफेसर की रिकमेंडेशन दे रहे हो वो भी उनके लिए मैटर करता है। वो प्रोफाइल को देखते हैं, अगर वो प्रोफेसर सही में उनको लगता है कि इसकी रिकमेंडेशन उनके लिए इंपॉर्टेंट रखती है। और ऊपर उससे अलग बात है कि तुम्हारी रिकमेंडेशन जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर वो बहुत अच्छी है तो तुम्हें उसका एक एक्स्ट्रा एज मिल जाता है। और रही बात इसकी रिकमेंडेशन और इसके अलावा, आई मीन प्रोफेसर्स की, जो भी तुम्हें रिकमेंड कर रहा है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे कि सर इसमें जैसे आईआईटी हो गए, आईआईटियंस होते हैं उनको तो रिकमेंडेशन, क्योंकि आईआईटी के प्रोफेसर करते हैं उनको तो बहुत अच्छी रिकमेंडेशन मिल जाती है। जैसे कोई हम्म। स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, वो नॉन आईआईटियन है, तो उसको हम्म। अगर रिकमेंडेशन देनी है और उसको एडमिशन लेना है, तो उसमें और आईआईटियन में डिफरेंस क्या आता है एडमिशन में। मेरे हिसाब से बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है, क्योंकि एक आईआईटीज ऐसा टैग और ब्रांड है जिसको बाहर रिकॉग्नाइज किया जाता है, जिसको लोग पहचानते हैं। तो उनके लिए एक एक्स्ट्रा एज रहता है, क्योंकि अगर तुम आईआईटी से हो तो दूसरे प्रोफेसर जिसके पास भी तुम अप्लाई कर रहे हो तो उन्हें पता है कि ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये ब्रांड है। तो अपने आप में वो ब्रांड है, और तुम वहां पे पहुंचे हो तो तुम वहां पहुंचने के बाद किसी भी प्रोफेसर की रिकमेंडेशन दोगे आईआईटी से, तो वो जिस प्रोफेसर के पास तुम अप्लाई कर रहे हो उसके लिए बहुत मैटर करता है। तो आई गेस आईआईटीएन स्टूडेंट्स के पास एक्स्ट्रा एज रहता है रदर देन स्टेट यूनिवर्सिटीज और सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटीज, उनके कंपैरिजन में थोड़ा एक्स्ट्रा एज रहता है। जैसे सर इंडिया से लोग पीएचडी करते हैं और फॉरेन से पीएचडी करते हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या आता है इंडिया से पीएचडी करने में और फॉरेन से पीएचडी करने में। जरूर जरूर, मेरे हिसाब से थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस है थोड़ा वर्किंग कल्चर का। तुम
तुम इंडिपेंडेंट काम करते हो, और उसके बाद तुम यहाँ पे एक अलग कंट्री में अलग कल्चर में रहना सीखते हो, तो वो तो तुम्हारा सेल्फ डेवलपमेंट है। लेकिन रही बात रिसर्च की, तो रिसर्च में यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है रिसोर्सेज की और फंडिंग्स की। फंडिंग्स टू द लैब, लाइक अगर तुम्हारे पास कुछ इनोवेटिव आइडिया है और तुम उसको अप्लाई करना चाहते हो, तो तुम्हारे पास यहाँ बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल रहते हैं, फैसिलिटीज बहुत सारी रहती हैं। अगर तुम अब उस इनोवेटिव आइडिया को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो बेसिकली, तो तुम्हारे पास फंडिंग्स की कमी नहीं होती, और तुम्हारा प्रोफेसर भी तुम्हें प्रोवोक करता है कि हाँ तुम्हारा आइडिया अच्छा है और तुम इसको अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैंने इंडिया में भी काम करा है, इंडिया में भी रिसोर्सेज देखे हैं, तो रिसोर्सेज की एक जो मेजर डिफरेंस है वो रहता है। और ऐसा नहीं है कि इंडिया में अच्छा रिसर्च नहीं होता, इंडिया में भी लोग बहुत मेहनती हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं। बट यहाँ पे मैंने देखा है लोगों के पास रिसोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल होने की वजह से एफर्ट कम करने पड़ते हैं, और रिजल्ट तुम्हारे पास ज़्यादा अच्छे आते हैं, क्योंकि ये इट्स रिसर्च इज ऑल अबाउट रिसोर्सेज अलॉन्ग विद योर माइंड कैलिबर एंड एफर्ट। तो रिसोर्सेज एक बिग इशू है इंडिया में और यहाँ पे। जी सर। जैसे कि आपने ये बताया कि वहाँ पे बहुत अच्छा होता है, तो सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कैंडिडेट होते हैं उनके अंदर ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं कि हम वहाँ सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं, कि वहाँ की स्टाइपेंड में हम सरवाइव कर पाएंगे, क्या वहाँ की स्टाइपेंड में हम लोग अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, मेजर क्वेश्चन स्टाइपन आता है इन लोगों के अंदर। स्टाइपन स्टाइपन बहुत अच्छा होता है, तुम इंडिपेंडेंटली रह सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि तुम फॉरेन में। हाँ, महंगा है, बहुत महंगा है इंडिया के कंपैरिजन में, बट ऐसा नहीं है कि तुम्हें इंडिया से पैसे मंगवाने पड़ेंगे घर वालों से या कुछ ऐसा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वो वो तुम्हारे एक्सपेंडिचर को, जो भी जिस भी कंट्री में तुम जा रहे हो, उन्हें पता है कि एक स्टूडेंट है, पीएचडी स्टूडेंट है, इंडिपेंडेंट है, उसको कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो उस हिसाब से वो अपनी सैलरीज डिजाइन करते हैं और स्टाइपेंड्स जो होते हैं वो डिजाइन करते हैं, और उस हिसाब से तुम्हें स्टाइपेंड देते हैं। तो वो प्रीटी मच होते हैं कि तुम इंडिपेंडेंटली रह सकते हो, तुम अपने लिए शॉपिंग्स कर सकते हो, तुम अगर शॉर्ट ट्रिप्स करने हैं तो उनके लिए भी वो मनी जो होती है वो प्लेंटी होती है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि तुम्हें घर वालों से पैसे मंगवाने पड़ेंगे, और बहुत अच्छी कंफर्टेबल लाइफ होती है, और लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि तुम्हें घर से पैसे मंगवाने पड़ें, तो स्टाइपन बहुत अच्छा होता है। जैसे कि सर हमारे चैनल पे बहुत ऐसे क्वेश्चन है कि फॉरेन में जाने के लिए इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्या ऐसा हम्म। भी है कि अगर किसी को कम इंग्लिश आती है तो उसको वहाँ सरवाइव करने में प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ वहाँ होता है? देखिए, मेरे हिसाब से तो साइंस की कोई लैंग्वेज नहीं होती। अगर तुम एक मॉलिक्यूल इंडिया में ड्रॉ करोगे और एक मॉलिक्यूल यहाँ इजराइल में, स्पेन में, यूएस में ड्रॉ करोगे, तो वो उस मॉलिक्यूल की डेफिनेशन नहीं चेंज होने वाली। तो साइंस के लिए कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज होनी चाहिए, लेकिन साइंस, तुम एक बार बात करोगे साइंस की, तो साइंस एक फीलिंग भी है जिसको तुम अगर कम्युनिकेट नहीं भी कर पा रहे हो तब भी तुम उसको शेयर कर सकते हो बाई और थ्योरीज। बिकॉज मेरे हिसाब से बुक्स की लैंग्वेज जो होती है, वो साइंस जो होती है वो सबने एक जैसी ही पढ़ी होती है, चाहे तुम इसराइल में पढ़ो चाहे तुम इंडिया में पढ़ो। तो मेरे हिसाब से इंग्लिश तुम्हें अपनी सोशल लाइफ को बेटर करने के लिए हेल्प कर सकती है, और अच्छी होनी चाहिए, जिससे बाकी जो यहाँ पे इस कंट्री में लोग हैं वो भी तुम्हें अंडरस्टैंड करें। बट टू टू बी ऑनेस्ट, तुम्हें साइंस अच्छी आनी चाहिए रेदर देन तुम्हें इंग्लिश। अगर तुम्हारी साइंस अच्छी है तो वो तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा एज है। और मेरे को पता है कि जो भी इंडिया में स्टूडेंट होते हैं पोस्ट ग्रेजुएट और अपनी ग्रेजुएशन इंडिया से करते हैं, उनकी इंग्लिश इस लेवल तक होती है कि वो किसी भी प्रोफेसर के साथ, किसी भी थर्ड पर्सन के साथ बहुत अच्छी इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो एज सच कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसा कि अभी सर आपने बताया था कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत होता है, तो किस किस टाइप के सेल्फ इम्प्रूवमेंट होते हैं वहाँ पे फॉरेन से पीएचडी करने में? सेल्फ इम्प्रूवमेंट मेरे हिसाब से तुम इंडिपेंडेंटली रहना सीखते हो, तुम एक नए कल्चर को अडॉप्ट करते हो, तुम नए लोगों के साथ विसिनिटी में आते हो, फिर तुम नए नए लोगों के साथ अलग अलग थॉट शेयर करते हो, तुम कल्चर की बातें करते हो कि इंडिया इंडिया में ये डिफरेंस और ये। तो एक सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट ये है, तुम नई चीज़ें सीखते हो रहने के हिसाब से, और रिसर्च के हिसाब से तुम बहुत कुछ नया सीखते हो, क्योंकि तुम एक नई फील्ड में काम कर रहे होते हो जहां पे तुम्हें अपने 5 साल और चार चार से 5 साल डिवोट करने हैं। तो तुम्हारा इम्प्रूवमेंट, पीएचडी इज ऑल्सो लाइक, इट्स ओनली नॉट योर एकेडमिक ग्रोथ, इट्स योर
ऑल डेवलपमेंट ग्रोथ अकॉर्डिंग टू मी, तुम बहुत कुछ सीखते हो, और टू बी वेरी प्रिसाइज तुम रिसर्च करना सीखते हो। तो मतलब ये इंडिया में भी ऑब्वियसली तुम सीखोगे, इसराइल में भी सीखोगे, बट तुम अपनी फैमिली से दूर, घर से दूर बहुत कुछ नया सीखते हो, तुम बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना अकेले सीखते हो। तो मेरे हिसाब से वो बहुत एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट का ही पार्ट है। तुम कोई भी पर्टिकुलर चैलेंज अगर तुम्हारी फील्ड में आ रहा है, चाहे वो एकेडमिकली है चाहे वो पर्सनली है, तुम उसको अपने अपने आप से डिफेंड करते हो, अपने आप से उसको इंडिपेंडेंटली लेते हो। तो वो एक मेरे हिसाब से तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट का ही पार्ट है। जैसा कि सर ऐसा होता है कि बहुत स्टूडेंट होते हैं जब जाते हैं तो उनको लिए हेल्प की बहुत इंपॉर्टेंस होती है कि नई जगह जा रहे हैं, उनको कुछ चीजें मालूम भी नहीं होती, तो वहाँ के प्रोफेसर्स और जो सीनियर्स होते हैं उनका हेल्पिंग नेचर कैसा होता है? मेरे हिसाब से मैं इसको जनरलाइज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है ग्रुप टू ग्रुप, और कौन, लाइक ये इंडिया में भी हर हर कोई सोशल नहीं होता, हर कोई बहुत अच्छा मिलनसार नहीं होता तुमसे। तो मेरे हिसाब से मैंने जो नोटिस करा है, ये यहाँ अब्रॉड में भी अप्लाई होता है, क्योंकि mankind is a mankind, whether it's in Europe, whether it's in US, whether it's in Israel, or it's in India। तो mankind तो नेचर मैन टू मैन वेरी करता है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट हमारे जो प्रोफेसर हैं जिस ग्रुप में मैं काम कर रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा हेल्पिंग थे। जब मैं यहाँ आया तो मेरे लिए ऑल मतलब सब कुछ ऑलमोस्ट सेटल था, मेरे को कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं छोटा सा एग्जांपल ले लूं, कि हम एयरपोर्ट पे उतरते हैं, अलग कंट्री में आते हैं, और मेरे लिए ये पहली इंटरनेशनल फ्लाइट थी, तो मैं डर था कि कैसे मैं आगे जा पाऊंगा और कैसे यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंचूंगा, कैसे सब चलेगा। तो वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरे लिए टैक्सी अरेंज करी, मेरे लिए एयरपोर्ट पे लेने के लिए कोई था, उसके बाद मेरे को यहाँ पे अकोमोडेशन दिया कुछ दिन के लिए, ताकि मैं अपना मतलब वेल सेटल हो पाऊँ। तो लोग बहुत अच्छे होते हैं, ये लोग जानते हैं कि तुम बाहर की कंट्री से, अलग एक अलग कंट्री से, अलग कल्चर से आ रहे हो, तो उन्हें ये प्रोफेसर्स को बेसिकली ये ध्यान में होता है, तो वो तुम्हारे लिए सब अरेंजमेंट करते हैं। और मेरे हिसाब से ये ग्रुप टू ग्रुप भी नहीं है, नेचुरली प्रोफेसर्स के दिमाग में होता है कि इज फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, ही इज डूइंग डिफरेंट, इज कमिंग टू एक्लेमेटाइज इनटू अ डिफरेंट एनवायरनमेंट। तो वो तो उनके ध्यान में होता है, और वो बहुत सोशल होते हैं और तुम्हारी बहुत मदद करते हैं, नॉट इन लाइक इन स्टार्टिंग मंथ्स ऑल्सो ओनली, बट इट्स ऑल्सो इन द later half in your PhD, in every terms I guess they are very supporting। और इंडिया में भी ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो वो सपोर्टिंग होते हैं, बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सोशल नहीं होते लोग, बहुत मदद करते हैं, इमोशंस इनमें भी होते हैं, बेसिकली मेरे बोलने का मतलब। जी जी। जैसा कि हम लोग इसराइल या अब्रॉड से पीएचडी करने के बाद जॉब के ऑप्शन क्या क्या होते हैं? जॉब के ऑप्शंस एज सच डिपेंड करता है कि तुम्हें पोस्ट डॉक के लिए जाना है, डिपेंड करता है, पोस्ट डॉक एक जॉब ही मानी जाती है बेसिकली, और डिपेंड करता है तुम्हें जॉब करनी है डायरेक्टली इंडस्ट्री में जाना है। तो यहाँ पे तुम इंडस्ट्री में जा सकते हो, तुम यहाँ पे अपनी जॉब सेटल कर सकते हो, तुम्हें कुछ टाइम मिलता है कि अगर तुम्हें यहीं रहना है, यहीं सेटल होना है, सेटल नहीं बेसिकली यहीं जॉब करनी है, तो तुम्हें कुछ टाइम मिलता है। लेकिन फॉर मी आई हैवंट थॉट लाइक वेदर आई हैव टू, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत स्टार्टिंग फेज है, अभी मैं अपनी फर्स्ट ईयर में हूँ, अभी मैंने फर्स्ट ईयर भी कंप्लीट नहीं करा है। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि तुम्हें बेसिकली जॉब में जाना है या पोस्ट डॉक में जाना है। तो अभी मैंने ऐसा कुछ अभी डिसाइड नहीं करा है, पर तुम यहाँ पे इजीली जॉब ले सकते हो, और जॉब्स जो होती हैं वो हाईली पेइंग होती है, बहुत ज़्यादा इनकी पेमेंट्स होती है जॉब्स में। और उसके बाद तुम पोस्ट डॉक के लिए भी जा सकते हो किसी अलग कंट्री में, और पोस्ट डॉक मिलना बहुत अच्छा और बहुत आसान होता है अगर तुम किसी बड़े प्रोफेसर के साथ काम कर रहे हो, आई मीन बहुत बड़े प्रोफेसर के साथ काम कर रहे हो, और उसके बाद तुम्हें पोस्ट डॉक के लिए कोई जगह ढूंढनी है, तो ये बहुत आसान होता है। और ऊपर से तुम्हारे ग्रुप और यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन भी कंसिडरेशन में आती है कि तुमने पीएचडी कहाँ से करी है, और तुम्हारा अपना प्रोफाइल कैसा है, वो एक मैटर करता है। तो पीएचडी के बाद ऑप्शंस बहुत सारे खुले होते हैं, अभी तक तो मेरे को यही पता है, और बाकी जब पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी तो शायद इसके बारे में ज़्यादा एक्सपीरियंस मिले। जी जी। थैंक यू। अगर सर आप अपना कुछ टिप्स व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो कर दें सर, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा सर। तो मेरे हिसाब से अगर मेरे को व्यूअर्स को कुछ एडवाइस देनी हो तो वो रहेगी कि तुम यूनिवर्सिटीज़ को लोग बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में है, टॉप 50 में है, टॉप 20 में है। उसके अलावा तुम्हारे लिए जो सबसे चीज़ मैटर करती है, ये मेरे लिए, मेरे हिसाब से ये सेकेंडरी होना चाहिए। प्राइमरी जो होना चाहिए, तुम किस प्रोफेसर के साथ कौन सी जगह पे
से इन्वायरमेंट में काम करने वाले हो। आई मीन द रेपुटेशन ऑफ प्रोफेसर्स इज एनॉर्मसली हाई रेदर देन द यूनिवर्सिटी यू आर गोइंग इनटू। सो मेरे हिसाब से तुम्हें देखना चाहिए कि तुम किस प्रोफेसर के साथ काम करने चाह रहे हो, वो काम करना चाह रहे हो, वो एक बड़ा फैक्टर है रेदर देन यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो पहले प्रोफेसर चूज करिए जिसके साथ तुम काम करने वाले हो, या जिसके साथ तुम्हारा मन है, या तुम जिसके साथ तुम्हारा रिसर्च इंटरेस्ट मैच करता है। तो वो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है रेदर देन तुम कौन सी रैंकिंग की यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। तो प्रेफर टू टेक अ गुड प्रोफेसर rather than prefer to take a good university। तो मेरा यही रहेगा, और मेहनत कीजिए और ट्राई करते रहिए। अगर आप एक इस फेज में हैं कि आप ट्राई कर रहे हैं बाहर लेने का, तो मैं बोलूँगा आसान नहीं है, पर इतना मुश्किल भी नहीं है कि आपको मिल ना पाए। कीप डूइंग एफर्ट, कीप डूइंग हार्ड वर्क एंड यू विल डेफिनेटली प्रिवेल। ओके। दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू सर, आपने अपना इतना कीमती समय हमारे चैनल कंपटीशन वेल को दिया सर। जरूर जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।